नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। रोज की तरह साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। जो हमारे चैनल से रोज पढ़ रहे हैं, एक महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनके साइंस के बहुत सारे प्रश्न हो गए होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपको इनमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। हमने अभी तक करीब करीब 1000 से ऊपर साइंस के क्वेश्चन बना दिए हैं। यदि आप लोग को एक ही वीडियो में पूरे 1000 क्वेश्चन चाहिए, 3-4 घंटे में, 4 घंटे लगेंगे शायद, पूरे 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको ला के दे देंगे। यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और शाम को चाहिए या सुबह, जैसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस समय हम ला देंगे आपको। एक ही वीडियो में मैराथन क्लास रहेगी, 4 घंटे में पूरे 1000 MCQ हो जाएंगे आपके, जिसको भी चाहिए। लेकिन एक शर्त रहेगी, जब भी वो वीडियो अपलोड होगा तो आपको दबा के शेयर करना है, दबा के लाइक करना है। यदि चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पहला, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, बताइए। मलेरिया परजीवी और अमीबा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंट्रा या फिर आपका एनिडेला। याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी और अमीबा जो रहते हैं ये आपके आते हैं प्रोटोजोअन फैमिली में या प्रोटोजोआ फैमिली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ श्रेणी या फैमिली कह सकते हो आप, जो भी आप कहना चाहो, प्रोटोजोआ में आते हैं मलेरिया परजीवी और अमीबा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती, बताओ। निश्चित नहीं होती, किसकी आकृति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए निश्चित नहीं होती। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, अमीबा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि चप्पल की आकृति वाला इनमें से कौन सा है। इनमें से किसका आकार चप्पल के जैसे होता है, चप्पल की आकृति का जैसा होता है। यह क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, पीएससी और आपकी 10वीं 12वीं हर एग्जाम में आता है। चप्पल की आकृति जैसा इनमें से कौन है, बताओ। कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया आपसे, लो आ ही गया, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि चप्पल की आकृति का जंतु किसे कहते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब हम वही क्वेश्चन लाते जो एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। आपको मैं 2 ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। आपको कमेंट करके बताना है चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर है, कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं, बताइए। इनमें से कौन पर्यावरण के घटक के अंदर आते हैं। जैविक घटक, अजैविक घटक, ऊर्जा घटक या ये सभी। पर्यावरण के घटक, तो याद रखना, पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं और ऊर्जा, तीनों घटक होते हैं। तो यहाँ पर ये सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अजैविक घटक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बताइए। अजैविक घटक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अजैविक घटक हो जाएगा आपका तापमान या ताप। ऑप्शन नंबर डी, ताप जो है ये एक अजैविक घटक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ताप राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए। पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी शब्द के लिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। यह था आपका पारिस्थितिकी शब्द और यह पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर बी, एजी टॉन्सले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उसे क्या कहते हैं। खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है। खुद अपना भोजन जो बनाते हैं, तो याद रखिएगा, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, उत्पादक वर्ग। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको उत्पादक वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है, बताइए। CER पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में क्या है, इनमें से क्या है। CER का फुल फॉर्म कुल मिला के बताना है आपको क्या होता है। तो CER का फुल फॉर्म होता है
सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ये CER का फुल फॉर्म होता है। यहां ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा CER के लिए। फेरेटिमा पोस्टुमा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए। फेरेटिमा पोस्टुमा किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए। केचुआ, जोंक, नेरिस या फीताकृमि। फेरेटिमा पोस्टुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना है ये फेरेटिमा पोस्टुमा ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए केचुए का वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्टुमा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती हैं बताइए। तो जो कीट होते हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया है 3 जोड़ी मतलब 6 टांगे होती हैं। कीटों में 6 टांगे होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 3 जोड़ी या 6 टांगे राइट आंसर हो जाएगा, कीटों में होती हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का निम्नकरणीय प्रकार है बताइए। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का निम्नकरणीय प्रकार है? ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, DDT, कांच या कपड़ा। प्रदूषण का निम्नकरणीय प्रकार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा। प्रदूषण का निम्नकरणीय प्रकार है कपड़ा। पारा, DDT, कांच और कपड़ा में से कपड़ा प्रदूषण का निम्नकरणीय प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कपड़ा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का लक्षण है बताइए। वायु प्रदूषण का एक लक्षण बताइए, किससे वायु प्रदूषण हो सकता है, मतलब वायु प्रदूषण आपको इनमें से क्या हो सकता है? तो याद रखना श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस ये सभी हो सकते हैं। यदि वायु प्रदूषण हो रहेगा, एयर पॉल्यूशन, तो आपको ये सभी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, श्वसन तंत्र की बीमारी, दमा और ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जल में किस प्रदूषण की उपस्थिति से मीना माता बीमारी होती है बताइए। मीना माता बीमारी कौन से प्रदूषण से होती है? तो याद रखना जल में यदि पारे का प्रदूषण हो, ऑप्शन नंबर सी पारे का प्रदूषण होगा तो आपको ये बीमारी होगी, मीना माता बीमारी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यदि जल में पारे का पॉल्यूशन हो, प्रदूषण हो। जल में कैडमियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? यदि जल में कैडमियम अधिक होगा तो कौन सी बीमारी होगी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, जल में कैडमियम की यदि अधिकता होगी तो इटाई रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इटाई रोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए। जल में किस प्रदूषण की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो यदि आपके जल में नाइट्रेट की अधिकता होगी, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट की अधिकता होगी, तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट की अधिकता के कारण। निम्न में से कौन सा ई कचरा प्रदूषण का प्रभाव है बताइए। ई कचरा प्रदूषण का प्रभाव, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? ई कचरा पॉल्यूशन। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ई कचरा पॉल्यूशन का प्रभाव जल का जहरीला होना, मृदा का बंजर होना, खाद्य श्रृंखला का प्रभावित होना, ये सभी ई कचरे से ये सभी हो सकते हैं। जल जहरीला हो सकता है, मिट्टी बंजर हो सकती है और खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। निम्न में से कौन सा या से ध्वनि प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव है? इनमें से ध्वनि प्रदूषण से आपको क्या हो सकता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या हो सकता है? तो आपको याद रखना, यदि ध्वनि प्रदूषण होगी, बहुत तेज कोई स्पीकर बजा रहा हो, लाउड स्पीकर उच्च क्षमता में जो हमारे सहनी से बाहर हो, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द और अनिद्रा, ये सभी जो है उच्च ध्वनि प्रदूषण से हो सकते हैं। आपको ध्वनि प्रदूषण ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्वांटम सिद्धांत। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत के लिए? तो याद रखना क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्लांक राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखना जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन
की खोज किसने की थी? तो याद रखना नाइट्रोजन के खोजकर्ता थे आपके रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें जल का पीएच मान 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होगा जल का पीएच मान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में होता है? किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में होता है? तो याद रखना है SO2 तथा NO2 गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। SO2 और NO2 का योगदान रहता है अम्लीय वर्षा में। वायुमंडल की किस परत में ओजोन सतह पाई जाती है? ओजोन सतह किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन जो पाया जाता है ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन क्षरण होता है, बताइए क्या ओजोन क्षरण क्या होता है? तो ओजोन क्षरण जो होता है आपका ओजोन छिद्र का होना, ओजोन में छिद्र हो जाना, ओजोन परत का पतला हो जाना, ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना, उपरोक्त सभी ओजोन क्षरण की श्रेणी में आता है। यदि ओजोन क्षरण हो रहा है तो ये सभी चीजें घट सकती हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणों को आने से रोकती है? वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणों को आने से रोकती है? तो याद रखना है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ओजोन सतह, ऑप्शन नंबर बी। ये परावैंगनी विकिरणों को आने से रोकती है, ऑप्शन नंबर बी। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है कवकों का जो अध्ययन कहलाता है ये आपका माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए माइकोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना आपका जो सिक्कों का अध्ययन होता है ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, न्यूमिस्मेटिक। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? तो सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये कहां पर अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां पर अवस्थित है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए याद रखना है हैदराबाद में ये अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक ये हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किसे कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता? तो याद रखना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता ये कहा जाता है लीनियस को, ऑप्शन नंबर डी लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी लीनियस यहां पर राइट आंसर है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना है कोशिका का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था ये आपका स्वाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था। स्वाइडन और स्वान, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, लाइडन लिखा है, स्वाइडन एंड स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन, तो याद रखना है आपको शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है आपको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है, ऑप्शन नंबर बी पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां पर अवस्थित है? तो याद रखना है मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया रिसर्च सेंटर ये आपका दिल्ली में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिल्ली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? अंगूरों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी
विटिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर का उत्पादन। नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है इनमें से क्या? नेत्र रोग चिकित्सक जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो नेत्र रोग चिकित्सक को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग चिकित्सक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो याद रखना है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका इज्जत नगर में है, ऑप्शन नंबर सी। इज्जत नगर में है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इज्जत नगर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो यहां याद रखना है आपको पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन होता है ये आपका ऑर्निथोलॉजी में होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर राइट आंसर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बताइए कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये आप यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है करनाल में, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां पर है बताइए? बार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां पर स्थित है? तो बार्क जो है आपका ये स्थित है ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर ए। ट्राम्बे जो है यहां पर बार्क स्थित है, जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है बताइए? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहां पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये आपका गुड़गांव में, ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले जो रोग होते हैं उसको पैथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। पैथोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा, जीवों में पाए जाने वाले रोग पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कीटों से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है इसको कहा जाता है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंटेमोलॉजी कहा जाता है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को, एंटेमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना लेमार्क और ट्रेविरेनस, ऑप्शन नंबर बी। लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क और ट्रेविरेनस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बताइए? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है आपको हिप्पोक्रेटस को, ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहां पर अवस्थित है? तो याद रखना है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये आपका चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहां अवस्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट, तो कैट आपका अवस्थित है इंदौर में, ऑप्शन नंबर ए इंदौर राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर राइट आंसर है। मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन आपका जो है ये आपका एपीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर एपीकल्चर राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए, एपीकल्चर। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? भूकंप का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो अध्ययन है ये सीस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सीस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है, सीस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लीनियस को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी लीनियस राइट आंसर है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जो जनक है ये कहा जाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है?
तो ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हृदय की चिकित्सा से संबंधित है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। ये आज का आपका क्वेश्चन है। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, इथोलॉजी या ओनिरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है। कमेंट करके बताइएगा। किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। और जिसको भी 10,000 क्वेश्चन 1,000 क्वेश्चन पूरे एमसीक्यू चाहिए एक साथ, तो हमें कमेंट करके बताइए। जिसको भी पीडीएफ लेना हो नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। एक थ्योरी पीडीएफ, एक एमसीक्यू पीडीएफ 70 रुपये में। जय हिंद, जय भारत।